मैं अपने सारे पार्टिसिपेंट्स को थोड़ा सा यहाँ पर 2 मिनट के लिए रुकने को बोलता हूँ। वी आर लिटिल बिट इन टेक्निकल ग्लिच। आई जस्ट शेयर माई स्क्रीन। आई होप सभी को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। और मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आज का जो हमारा सेशन है इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम के अंतर्गत कमोडिटी इंडाइसेस के ऊपर, जहाँ पर आज का जो सेशन है हमारा वो ऑडियो और वीडियो मोड में रहेगा, जहाँ पर आप देख और सुन पाएंगे। मैं अपने सारे दर्शकों से यही निवेदन करूंगा कि वो जो भी उनके प्रश्न है वो एट द एंड ऑफ द सेशन हम लेंगे, और वो अपने सारे प्रश्न अपने चैट बॉक्स में जो आपके राइट हैंड कॉर्नर में आपको दिख रहा होगा वहां पर हमसे पूछ सकते हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं शुरू करता हूँ। हम थोड़ा सा यहाँ पर ओवरव्यू देख लेते हैं कि कमोडिटी जो डेरिवेटिव्स इकोसिस्टम है वो किस तरीके से डेवलप हुआ, क्या क्या इसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस या फिर कंपोनेंटल चेंजेस आए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इवोल्यूशन किस प्रकार से हुआ है कमोडिटी एक्सचेंजेस का। तो सबसे पहले 19th सेंचुरी में बॉम्बे कॉटन ट्रेड एसोसिएशन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, जहां पर कॉटन ट्रेड हुआ करता था। देन इन द कंसेक्यूटिव ईयर्स 1910 और 1930s के दरमियान इसमें ऑयल सीड्स और रॉ जूट जैसी कमोडिटीज को भी वहां पर जो है वो स्थान मिला, जहां पर यहाँ पर उसका ट्रेड होने लगा। देन जब 1953 के पहले जितने भी ट्रेड्स हुआ करते थे कमोडिटीज मार्केट में वो सारे फॉरवर्ड्स हुआ करते थे, इसलिए उसे रेगुलेट करने के लिए फॉरवर्ड मार्केट कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। देन इन द 20th सेंचुरी लेटर फेज में हमने इसमें बहुत सारे बैन और कई सारे ऑफ ऑफ्स भी देखे, जहां पर 2001 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लिस्ट जारी की जिसके अंतर्गत कुछ कमोडिटीज को कमोडिटी डेरिवेटिव के स्पेस में ट्रेडिंग करने की सहूलियत दी गई। देन अगेन 2003 में कई सारे जो नेशनल लेवल एक्सचेंजेस हैं उनकी स्थापना हुई, और 2015 में सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया टुक ओवर दिस कमोडिटी डेरिवेटिव स्पेस एज अ रेगुलेटर। And let's see now the structure of commodity exchanges in India. In the government of India, there are various ministries, and under which there comes Ministry of Finance. और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में एक डिपार्टमेंट है जिसे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स कहा जाता है, और जिसके अंतर्गत सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये आता है, और जिसके अंतर्गत ये रेगुलेट करता है पांच जो नेशनल लेवल एक्सचेंजेस हैं। एनसीडीएक्स जिसमें से एक है जो कि एक लीडिंग एग्रीकल्चरल प्लेटफॉर्म है। वहीं पर एमसीएक्स है, आईसीएक्स है, एनएससी और बीएससी है। और एक छोटा सा फैक्ट चेक यहाँ पर देना चाहूंगा कि टोटल 91 कमोडिटीज आर परमिटेड फॉर ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव्स मार्केट। तो एज ऑन डेट 91 कमोडिटीज आर देयर फॉर ट्रेडिंग इन द डेरिवेटिव्स मार्केट। तो आगे हम देखते हैं जो सेबी के आने के बाद क्या ऐसे कदम उठाए गए, जहां पर एक बहुत बड़े बड़े महत्वपूर्ण कदम थे। 2015 में सितंबर में सेबी ने एज अ रेगुलेटर इस कमोडिटी स्पेस का चार्ज संभाला। देन जून 2017 में सेबी परमिटेड ऑप्शंस इन कमोडिटी डेरिवेटिव सेगमेंट्स। देन कैटेगरी 3 एआईएफ्स वेर परमिटेड बाय सेबी। देन उसी साल सितंबर में
सेबी ने इक्विटी और कमोडिटी, ये जो दो ब्रोकिंग आर्म्स हुआ करती थी, उनको इंटीग्रेट कर दिया। देन बैंक सब्सिडरीज को अलाउ किया कि वो कमोडिटी डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट में भी पार्टिसिपेट कर पाएंगी, और प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर इस हैसियत से भी इस कमोडिटी स्पेस में जो है पार्टिसिपेट कर पाएंगी। देन फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टर्स वेयर permitted to hedge their exposures in Indian markets on commodity। उसके बाद म्यूचुअल फंड्स और पीएमएस जैसी सर्विसेज को भी अलाउ किया कि वो अब आकर कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट में मतलब एक्सप्लोर कर सकती हैं चीज़ों को। देन जून 19 मतलब 2019 में जून में सेबी ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया, जैसे इंडाइसेस को परमिट किया कि अब कमोडिटी मार्केट में इंडाइसेस भी ट्रेड हो सकते हैं। तो जो कि आज का जो हमारा विषय है, एग्रीडेक्स, जो कि एक कमोडिटी इंडाइस है। जहां पर हम इंडाइसेस सुनते ही हमारे दिमाग में आता है सेंसेक्स, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी। तो वैसे ही कमोडिटीज डेरिवेटिव्स मार्केट में, और खासकर एग्रीकल्चरल कमोडिटीज में, इंडिया का सबसे पहला जो इंडेक्स है एग्रीडेक्स, वो एनसीडीएक्स ने लॉन्च किया है, जो कि एनसीडीएक्स के प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग पर्पस के लिए अवेलेबल है। अब हम देख लेते हैं कि एनसीडीएक्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको कौन सी कमोडिटीज मिल जाएंगी ट्रेड करने के लिए। सीरियल्स और पल्सेस में अगर आप देखेंगे इस पर्टिकुलर सेक्टर में, तो बाजरा, बार्ले, चना, मेज, व्हीट, मूंग, पैडी है। जहां पर स्पाइसेस में जीरा, टर्मरिक है। और वहीं फाइबर्स में अगर आप देखेंगे तो कॉटन सीड ऑयल केक है, शंकर कपास है, 29 कॉटन है। ग्वार कॉम्प्लेक्स में अगर आप देखें तो ग्वार सीड और ग्वार गम है। ऑयल एंड ऑयल सीड्स में अगर आप देखेंगे तो सोयाबीन है, रिफाइंड सोया ऑयल है, मस्टर्ड सीड है, कैस्टर सीड है, क्रूड पाम ऑयल है, और सीसम सीड है। वहीं जहां पर नॉन एग्री में एनसीडीएक्स ने स्टील लॉन्च किया है। उसके बाद इंडाइसेस में अगर हम बात करें तो एग्रीडेक्स के साथ साथ कुछ ही दिनों में जो है वो एनसीडीएक्स हमारे सारे प्लेयर्स के लिए सोएडेक्स और गोएडेक्स, ये दो नई सेक्टोरल इंडेक्सेस भी लाने वाली है। अब हम देख लेते हैं कि कमोडिटीज और फाइनेंशियल डेरिवेटिव मार्केट में थोड़ा बहुत क्या अंतर होता है, बड़ा बड़ा क्या अंतर होता है। तो कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट में जो भी सेटलमेंट होता है वो एक्चुअल डिलीवरी बेस्ड सेटलमेंट होता है, जहां पर फाइनेंशियल मार्केट में ओनली कैश में सेटलमेंट होता है। वहीं कमोडिटी डेरिवेटिव्स में आप देखेंगे तो क्वालिटी और क्वांटिटी का डिफरेंस जो है एग्जिस्ट होता है। क्यों क्यों क्योंकि हमारी इंडियन एग्रीकल्चरल जो 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 एक्सप्लोरेशन है वो बहुत ज़्यादा वाइड है, क्योंकि टोपोग्राफिकली बहुत ज़्यादा वेरिएशंस मिल जाते हैं आपको सॉइल्स में। डेमोग्राफिकली इवन द कल्टीवर्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, देयरफॉर क्वालिटी और क्वांटिटी का ये जो डिफरेंस है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। वहीं फाइनेंशियल मार्केट्स में ऐसा कोई डिफरेंस आपको नहीं देखने को मिलता है। होल्डिंग कॉस्ट जनरली जो कमोडिटी डेरिवेटिव्स में होती है, एग्रीकल्चरल कमोडिटीज में, वो असेइंग, वेयर हाउसिंग और इंश्योरेंस कॉस्ट होती है। वहीं जहां पर फाइनेंशियल मार्केट में जस्ट होल्डिंग कॉस्ट इज नॉर्मली कंसिस्ट एज इंटरेस्ट कॉस्ट। फिजिकल मार्केट जो होते हैं कमोडिटीज के, वो फिजिकल सीजनल इन नेचर होते हैं, क्योंकि क्रॉप्स जो है हमारी वो सीजनल होती है, एक पर्टिकुलर रोटेशन वाइज में उनका सोइंग और हार्वेस्टिंग होता है। वहीं पर कैश मार्केट जो है वो थ्रू आउट द ईयर एक्टिव होते हैं। अब फैक्टर्स जो है जो कमोडिटी डेरिवेटिव्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो ऐसे हैं कुछ की डिमांड और सप्लाई, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रेगुलेशन क्या है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन। अभी अगर मैं रिसेंटली बात करूं तो चना के केस में हमने बहुत एक फ्रेश एग्जांपल देखा है कि गवर्नमेंट ने उसका जो लिमिट है उसके ऊपर लिमिट इम्पोज किया था, एंड दे हैव नाउ रिफ्रेश दैट लिमिट। So these kind of interventions by government entities or government play a vital role in the pricing effect on that particular commodity, and hence it forthcomes the effect to a larger extent of the value chain participants and also other kind of participants which are in the market। अब एक छोटा सा हमारा क्वेश्चन है हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए कि हाउ मेनी टिल डेट कमोडिटीज आर परमिटेड फॉर ट्रेडिंग। तो एक छोटा सा प्रश्न है जो कि मैं चाहूंगा यहाँ पर मेरे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं वो इसका उत्तर दें।
जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, इसका सही जवाब है 91। जो गोलकनाथ राठी जी हैं उन्होंने इसका सही जवाब दिया है। 91 इज द करेक्ट आंसर। एज ऑन डेट, जो सेबी की तरफ से परमिटेड कमोडिटीज हैं जो कि ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है, वो 91 है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब क्या क्या रिस्क एसोसिएटेड हैं एग्रीकल्चरल कमोडिटीज के साथ? तो अगर हम मेजरली क्लासिफाई करें तो 5 प्रकार के रिस्क आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं: प्रोडक्शन रिस्क, मार्केट रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, लीगल एंड एनवायरमेंटल रिस्क और ह्यूमन रिसोर्स रिस्क। तो प्रोडक्शन रिस्क की अगर हम बात करें, क्योंकि एग्रीकल्चर अपने आप में एक बहुत ज़्यादा वेरिएंट सेक्टर है जिसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस वेदर का, डिसीजेस का, पेस्ट का और बहुत सारे जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनका दिखाई देता है। तो प्रोडक्शन के ऊपर इसका काफी एक गहरा इफेक्ट देखने को मिलता है। वहीं जहाँ पर अगर हम मार्केट रिस्क की बात करें, तो कई कमोडिटीज के ऊपर कई अलग अलग फैक्टर्स जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं, जैसे सप्लाई और डिमांड। ऐसी जो फैक्टर्स हैं वो कमोडिटी की प्राइसेस में और क्वांटिटीज में काफी ज्यादा जो है वो मार्केटिंग के माध्यम से रिस्क क्रिएट करती हैं, जिन्हें जिन्हें हम मार्केट रिस्क भी कहते हैं। अगर हम फाइनेंशियल रिस्क की बात करें, तो आर्थिक रिस्क के साथ जो इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो क्योंकि एग्रीकल्चरल इंडिया में बहुत ज़्यादा स्कोप अब तक उतना नहीं आ पाया है। ये सब जानी पहचानी बातें हैं, क्योंकि एग्रीकल्चरल कमोडिटीज को ग्रो करने के लिए भी या फिर कोई भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपको एक पर्टिकुलर बेस अमाउंट चाहिए रहती है, क्योंकि आपको वेरियस बिल्स पे करने होते हैं। तो फार्मर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है कभी कभी। तो इसी के साथ कमोडिटीज में भी फाइनेंशियल रिस्क इन्वॉल्व होता है। लीगल एंड एनवायरमेंटल रिस्क की अगर हम बात करें, तो मान लीजिए अगर कोई दो बड़ी एंटिटीज हैं जो कमोडिटी स्पेस में डील करती हैं, या फिर कोई वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स हैं बहुत बड़े, अगर उन दोनों के बीच में कोई किसी पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए लीगल लॉ सूट होता है, या गवर्नमेंट कोई ऐसा रूल निकालती है, जैसे एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट हो गया, अगर उसमें कोई चेंज आता है, तो ऑब्वियसली इट्स अ एनवायरमेंटल एंड रीगल रिस्क। ह्यूमन रिलेटेड जो रिस्क है, अब जैसे जो फार्मिंग एक्टिविटी है वो मोस्टली लेबर इंटेंस एक्टिविटी है, जहाँ पर लेबर मैनेजमेंट और लेबर कॉस्ट अपने आप में एक रिस्क क्रिएट करती है। अब इन सब से बचने के लिए, जो कि अपने आप में एक प्राइजेस के ऊपर एक मेजर इम्पैक्ट डालती है, तो उसके लिए हमारे पास क्या ऐसे इंस्ट्रूमेंट है, एनसीडीएक्स के प्लेटफॉर्म पर आने का क्या जरिया हो सकता है? तो सबसे जो तीन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट आपको कमोडिटी डेरिवेटिव स्पेस में, स्पेसिफिकली एग्रीकल्चरल कमोडिटीज में अपने आप को इस सारे रिस्क से बचाने के लिए मिलते हैं, वो इस तीन प्रकार से हैं: फ्यूचर्स, ऑप्शन इन गुड्स एंड इंडाइसेस। अब मैं अगर आसान भाषा में समझाऊं, तो बेसिकली ये ऐसे टूल्स हैं, जैसे अगर हमारी गाड़ी खराब होती है तो हम गाड़ी को सुधारने के लिए टूल्स यूज करते हैं। तो इसी प्रकार के ये कुछ टूल्स हैं, जैसे फ्यूचर्स एक टूल हो गया, ऑप्शन इन गुड्स एक टूल हो गया, और इंडाइसेस एक टूल्स हो गया। तो ये कुछ टूल्स हैं, और इन टूल्स में कई सारे जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। जैसे फ्यूचर्स में जो है आगे के सौदे होते हैं, ऑप्शन इन गुड्स में प्रीमियम के माध्यम से आगे के सौदे होते हैं, इंडाइसेस में पर्टिकुलरली जो फ्यूचर्स होते हैं, लेकिन वो इंडाइसेस होते हैं क्योंकि कैश सेटल्ड होते हैं, और कई सारी कमोडिटीज का एक ग्रुप कंपाउंड होता है। तो आज हम इंडाइसेस के ऊपर बात करेंगे। तो जो कि पहला एक एग्रीकल्चरल इंडाइसेस है एनसीडीएक्स का, एग्रीडेक्स नाम करके, उसके बारे में आज थोड़ा हम डिटेल जान लेते हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या होती है बेसिकली, कि कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके का होता है, किस बेसिक पैरामीटर से या किस बेसिक ब्रिक से जो है ये पूरा जो कमोडिटी स्पेस है वो किस तरीके से बना है या फिर वर्क करता है। और तो what is an exchange traded commodity futures? An exchange traded commodity derivatives contract is a contract wherein offer on a regulated platform just like NCDX, executed between two parties, wherein both parties agreed to buy and sell a particular commodity of specific quantity at a predetermined prices of a future date। सेम आसान भाषा में अगर मैं समझाऊं, तो जो आपका बाइंग एंड सेलिंग की जो एक्टिविटी है जिसे हम ट्रेडिंग कहते हैं, वो एक रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म जैसे एनसीडीएक्स उसके ऊपर आप कर सकते हैं,
जहां पर ये जो बाइंग एंड सेलिंग की आपकी एक्टिविटी है वो प्री डिटरमाइन प्राइजेस के ऊपर एट अ फ्यूचर डेट में, मतलब सामने की डेट के ऊपर एक प्री फिक्स्ड प्राइस के ऊपर आपकी होती है। तो इसमें कुछ की फ्यूचर होते हैं, क्योंकि ये रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म पर है और डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट में है, तो कॉन्ट्रैक्ट साइज मायने रखती है, मार्जिन इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, मार्क टू मार्केट होता है, ओपन इंटरेस्ट होता है, बेसिस होता है, डिलीवरी और एक्सपायरी भी होता है। अब एक छोटा सा सवाल हमारे सारे दर्शकों के लिए है कि बेसिकली व्हाट आर द एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव्स। तो इसका मैं चाहूंगा कि हमारे पार्टिसिपेंट्स जल्दी इसका आंसर दें। और ये सारे प्रश्न मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि जो हमारे पार्टिसिपेंट्स का है वो उसमें रुझान बना रहे, और ताकि जो मैं समझा रहा हूँ वो आपको ठीक ठीक समझ में आए। अब हम आगे बढ़ते हैं, जैसा कि इसका आंसर मैं बता दूं। इसका आंसर डी है, फ्यूचर्स ऑप्शन इनपुट और इंडाइसिस तीनों जो है वो एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव्स हैं। अब हम चलते हैं हमारे आज के सब्जेक्ट के ऊपर, जो कि है कमोडिटी इंडाइसिस एग्रीडेक्स। अब एग्रीडेक्स जो है वो इंडिया का पहला रिटर्न बेस्ड एग्रीकल्चरल इंडेक्स है, फ्यूचर इंडेक्स है, जहां पर 10 हाईली लिक्विड जो एनसीडीएक्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर कमोडिटी है उसका एक सेट ऑफ इंडेक्स है। अब इसके हम कुछ की फीचर्स जान लेते हैं। जैसे एग्रीडेक्स का सबसे पहला जो की फीचर्स है वो उसके कंपोनेंट्स। तो इसमें कौन सी कमोडिटीज आ सकती है, तो जैसे कि मैंने पहली स्लाइड में बताया, इसके अंदर 10 हाईली लिक्विड एनसीडीएक्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रेडेबल कमोडिटीज हैं। तो इसका एक ग्रुप है, इसका एक सेट है। तो ये 10 कमोडिटीज हमने किस पैरामीटर पे डिसाइड किया है, तो इसका सबसे बड़ा पैरामीटर जो कि सेबी से मैंडेटेड है कि इसका एवरेज डेली जो टर्नओवर वॉल्यूम है, मतलब एक दिन में इसका कितना ट्रेड होता है, एवरेजली अगर हम डिसाइड करें तो वो 75 करोड़ या 75 करोड़ से ऊपर का होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि इसके अंदर जितने भी कमोडिटीज हैं जो कि 10 अंक में है, 10 कमोडिटीज, उसका जो एवरेज डेली टर्नओवर वॉल्यूम है वो 75 करोड़ या 75 करोड़ से ऊपर है, ताकि इसके अंदर जो है वो लिक्विडिटी का इशू ना हो। आपको एक बेटर प्राइसिंग मैकेनिज्म के माध्यम से यहाँ पर उस इंडेक्स की वैल्यू पता चल सके। अब जैसा कि इंडेक्स है और इसके अंदर बहुत सारी कमोडिटीज अवेलेबल है, तो इसके अंदर हर एक कमोडिटी को अपना एक वैल्यू देना इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो अब वैल्यू वो किस बेसिस पे दी गई है, तो वैल्यू 50-50% को मतलब डिवाइड करके दी है। मतलब 50% जो कमोडिटी का वेटेज होगा वो उसके 5 साल के एवरेज जो नेशनल प्रोडक्शन आया होगा 5 साल के फाइनेंशियल ईयर्स का, उसको ध्यान में रख कर दिया है। और 50% जो है वो 1 साल का उसका ट्रेडिंग वैल्यू जो कैलेंडर ईयर में एक्सचेंज के ऊपर है उसके बेसिस के ऊपर उसको दिया है। अब क्योंकि इसमें वेटेज दिया गया है, तो एक पर्टिकुलर कमोडिटी पूरे इंडेक्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट ना कर ले या फिर एक तरफ इंक्लाइन ना कर ले, इसलिए फ्लोर और कैपिंग देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब फ्लोर और कैप की अगर बात करें तो एग्रीडेक्स में 20% का कैप है एंड देन फ्लोर इज ऑफ 3%। अब ये जो इंडेक्स है वो हर साल रीबैलेंस होता है। इसमें हर फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में, जो कि 1 अप्रैल को होता है, इसका एग्रीडेक्स का रीबैलेंसिंग होता है, रीसिलेक्शन ऑफ कमोडिटीज एंड रीअसाइनिंग ऑफ वेटेज बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया लिस्टेड, जो कि सेबी की तरफ से आता है। तो उस प्रकार से होता है। रोल ओवर जो होता है वो हर महीने की 3 एक्सपायरी मंथ के बाद जो मंथ आता है उसके 3 दिन बाद होता है। 33% पहले दिन में, दूसरे दिन में 66% एंड द रिमेनिंग इन द थर्ड डे। अब जो कमोडिटीज इसमें सिलेक्टेड की हैं वो बहुत अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम है। मतलब जो इसके अंदर एक बेटर प्राइसिंग व्यू एस्टेब्लिश करने के लिए इसमें बहुत अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों कमोडिटीज अवेलेबल है। अब हम देखते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2021 में इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स है एग्रीडेक्स के अंदर। तो आप देख सकते हो कि अपनी स्क्रीन के ऊपर कि चना जो है इसके अंदर वो सबसे ज्यादा 20% का फ्लोर लेके 20% वेचेज के साथ इसमें है। वही सोया कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर सोयाबीन सोया ऑयल है। ग्वार कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर ग्वार सीड ग्वार गम है। स्पाइसेस की अगर मैं बात करूँ तो जीरा है और टर्मरिक है और कैस्टर है और आरएम सीड भी है। तो
आप देख रहे होंगे कि टर्मरिक में 3.19% है और चना 20, तो फ्लोर और कैप जो है वो उसके अंदर दोनों है, ताकि एक पर्टिकुलर कमोडिटी किसी इस पूरे इंडेक्स को अपनी तरफ ड्राइव ना करे। अब हम थोड़ा जान लेते हैं इसके रिटर्न एंड वोलेटिलिटी फॉर द पीरियड ऑफ अप्रैल 2016 टू मार्च 2021। तो जो मार्च 2021 टिल है, इसने काफी अच्छा रिटर्न दिया है, और एनुअलाइज वोलेटिलिटी भी अगर हम बात करें तो 20% के करीब करीब इसकी एनुअलाइज वोलेटिलिटी आ रही है। तो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट एवेन्यू की दृष्टि से, और अपने आप को हेज करने के लिए बहुत से अलग अलग जो रिस्क क्रिएट होते हैं मार्केट में, या फिर एक ओवरऑल पार्टिसिपेशन, या आप कह सकते हैं कि प्रॉफिट अर्निंग के दृष्टिकोण से भी ये काफ़ी अच्छा एक प्रोडक्ट एनसीडीएस के प्लेटफॉर्म पर आपको मिल जाएगा। अब एक छोटा सा प्रश्न है हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए, जो कि एग्रीडेक्स के ऊपर ही है, कि व्हाट इज एग्रीडेक्स। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर ऑप्शन देख पा रहे होंगे, सबसे पहला ऑप्शन है ए, इट्स अ commodity indices, B, it's a instrument in agri derivatives, C, a set of 10 highly traded commodities। तो मैं अब चाहूंगा कि सारे दर्शक इसका सही से आंसर करें। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, हमारे पार्टिसिपेंट्स इसका सही उत्तर दे पा रहे हैं। यस, ये तीनों है, क्योंकि इसके अंदर जो एग्रीडेक्स हैं वो कमोडिटी इंडाइसेस भी हैं, एक टूल के रूप में भी आप इसे देख सकते हैं। अब मैं थोड़ा आपको रिलेशन बताना चाहूंगा इसके अंदर जो अंडरलाइंग कमोडिटीज और जो एग्रीडेक्स का इन सारे कमोडिटीज के साथ है। तो मार्च 2021 की अगर हम बेसिस को लेके अगर हम बात करते हैं, तो आप देखेंगे कि RM सीड सोयाबीन इसके साथ इसका काफ़ी अच्छा जो है वो कोरिलेशन बैठता है। तो ऑब्वियसली जो लोग RM सीड सोयाबीन या इन सारी कमोडिटीज में अपना एक एक्सपोजर लेते हैं, वो अपने आप को एग्रीडेक्स के साथ हैच कर सकते हैं, या फिर इन्वेस्टमेंट की दृष्टिकोण से भी एग्रीडेक्स इज अ वेरी टाइप ऑफ प्रोडक्ट वेरिंग यू कैन डाइवर्सिफाई योर बास्केट। अब हम नियर मंथ फ्यूचर्स जो है और इंडेक्स जो है इसके साथ मतलब इंडेक्स का स्पॉट और नियर मंथ फ्यूचर्स के साथ इसका रिलेशन देख लेते हैं, तो काफी अच्छा रिलेशन देखने को मिलता है। तो करीब करीब स्पॉट से के आसपास ही इसके जो है वो ट्रेड्स होते हैं और सेटलमेंट्स भी होते हैं। अगर हम फूड प्राइस इन्फ्लेशन की बात करें, तो एग्रीडेक्स इज वन ऑफ द बेस्ट products which are quite available in the market for hedging against the food price inflation, because as of now we are seeing the prices of commodities and the food prices are increasing, and अगर हम किसी भी इकोनॉमी की बात करते हैं तो दो पैरामीटर्स के ऊपर उसकी इन्फ्लेशन डिसाइड होती है, एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो इसके साथ अगर हम इसकी तुलना करते हैं, तो जो इसका रिलेशन है, कोरिलेशन है, वो ये हमें दिखाता है कि इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट टू सेफगार्ड्स वन सेल्फ फ्रॉम द इन्फ्लेशन इफेक्ट्स। अब हम बाकी के अदर अदर इंडाइसेस जो कि एसेट क्लासेस में माने जाते हैं, जैसे निफ्टी 50, सेंसेक्स, गोल्ड और सिल्वर, तो इसके साथ इसका कोई रिलेशन देखने को नहीं मिलता है। और इसका हमें बास्केट को डाइवर्सिफाई करने के लिए बहुत एक अच्छा यहाँ पर हेलो, यहाँ पर हमें बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, जहाँ पर हम इन सारी चीज़ों को जो है अपने पूरे बास्केट को जो है इन्वेस्टमेंट बास्केट को या फिर अपने पोर्टफोलियो को, हेज पोर्टफोलियो को भी डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। अब अगर हम बेनिफिट्स की बात करें, तो बेनिफिट्स में अगर हम देखते हैं, तो ओवरऑल डायरेक्शनल इंडिकेटर के रूप में ये एग्रीडेक्स काम करता है अपने आप को। आप इसको लेके एस्टिमेशन ऑफ रिस्क और सिस्टमेटिक रिस्क भी कर सकते हैं। डाइवर्सिफाइड बास्केट भी ये एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। अदर असेट क्लासेस के साथ इसका काफ़ी को रिलेशन जो है वो काफ़ी कम है। इफेक्टिव बेंचमार्किंग है, रियल टाइम कैलकुलेशन है, जो NSE इंडाइसेस लिमिटेड जो कि प्रोफेशनल एक मार्केट में मेंटेनर के रूप में जाना जाता है, वो इस इंडेक्स को मेंटेन करता है। अब एग्रीडेक्स के साथ आप क्या क्या चीज़ें जो हैं वो कॉम्बिनेशन में लेके आकर आप अपनी स्ट्रेटेजी खुद क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि एग्रीडेक्स एक कैश सेटल्ड प्रोडक्ट है, जिसके अंदर आपको जो है डिलीवरी लेनी नहीं
पड़ेगी या देनी भी नहीं पड़ेगी, कैश सेटल्ड है, तो आप शॉर्ट टर्म हेजिंग भी कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म स्कैल्पिंग भी आप कर सकते हैं, ओवरऑल डायरेक्शनल इंडिकेटर एज इन यूज कर सकते हैं, इंडेक्स आर्बिट्राज कर सकते हैं, कैलेंडर स्प्रेड भी आप कर सकते हैं, परफॉर्मेंस एनालिसिस के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, और एक सिस्टमेटिक रिस्क एस्टिमेशन के पर्पज से भी आप एग्रीडेक्स को यूज कर सकते हैं। तो अब मेरे सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए एक छोटा सा और एक सवाल है कि क्या कैलेंडर स्प्रेड बेसिकली होता है। तो एक थोड़ा सा ट्रिकी ये सवाल है, बट मैं समझता हूँ कि हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो काफ़ी लर्नड पार्टिसिपेंट्स हैं, जिस तरीके से हम वो आंसर कर रहे हैं। तो आई गेस इसका जो आंसर है वो हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स ठीक तरीके से ही देंगे। सॉरी। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, इसका जो आंसर हमारे पार्टिसिपेंट्स दे रहे हैं वो मोस्टली बी दे रहे हैं, जो कि करेक्ट है कि साइमल्टेनियसली अगर आप दो कॉन्ट्रास्ट पोजीशन क्रिएट करते हैं सेम अंडरलाइंग कमोडिटीज में लेकिन डिफरेंट डिलीवरी डेट्स में, तो उसे कैलेंडर स्प्रेड कहा जाता है। अब ये टिपिकली एक एनसीडीएक्स के एग्रीडेक्स का कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से दिखता है, जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किस तरीके से दिखता है। तो एक मैं छोटा सा जस्ट ओवरऑल देना चाहूंगा कि जो टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो इंडेक्स फ्यूचर है, क्योंकि ये इंडेक्स का फ्यूचर है इसलिए इंडेक्स फ्यूचर इसमें ये टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। यूनिट ऑफ ट्रेडिंग जो है वो वन लॉट, जिसके अंदर 500 यूनिट है, और सेटलमेंट मैकेनिज्म कैश सेटल्ड है। मैक्सिमम ऑर्डर आप कितना डाल सकते हैं, तो 50 लाख का डाल सकते हैं। कोटेशन वैल्यू, बेस वैल्यू मतलब आपके स्क्रीन के ऊपर जो भाव आपको दिखाई देते हैं वो किस तरीके से दिखाते हैं, तो रुपीस पर यूनिट के हिसाब से आपको दिखते हैं। और इसकी टिक साइज जो है वो 25 पैसे है। इनिशियल मार्जिन जो आपको लगेगा वो 6% का लगेगा। और चूंकि ये फाइनेंशियल सेटल प्रोडक्ट है, तो इसके अंदर आपको डिलीवरी ना लेनी है ना देनी है, और इसकी एक्सपिरेशन जो डेट है या फिर ड्यू डेट है वो लास्ट मंथ ट्रेडिंग डे ऑफ द मंथ। अब जहां पर हम आर्बिट्राज जैसी जो स्ट्रेटजीज हैं उनकी अगर हम बात कर ले, तो लॉन्च कैलेंडर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक लॉन्च कैलेंडर को भी ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको लॉन्च कैलेंडर दिख रहा होगा, जहाँ पर हर महीने की कॉन्ट्रैक्ट एग्रीडेक्स में अवेलेबल है। अब कुछ मैं इन्वेस्टर्स गाइडलाइंस देना चाहूंगा हमारे सारे जो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए, कि आप हमेशा सेबी और एक्सचेंज के ऊपर जो जितने भी सर्कुलर आते हैं उनको हमेशा रीड करें। आप हमेशा एक्सचेंज के माध्यम से ही ट्रेड करें, अपना केवाईसी कराएं, उससे आपको एक यूसीसी कोड मिलेगा जो कि एक मैंडेटरी कोड होता है, उससे ही आप ट्रेड करें। हमेशा अपने अधिकार और जो आपके जो ऑब्लिगेशंस हैं और जो रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट्स हैं उसको हमेशा लें। बिल और कॉन्ट्रैक्ट नोट को हमेशा अपने ब्रोकर से ले, उसके ऊपर जितने भी इंफॉर्मेशन है वो रेलेवेंट हो और रिलायबल हो, उन सभी का आपको ध्यान रखना है। देन अगेन आपको अपना जो ट्रेड है वो आप हमेशा इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि वो कितना जेन्युइन है कितना नहीं। तो आपको एनसीडीएक्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर ये फैसिलिटी दी जाती है, तो आप एक्सचेंज के माध्यम से देख सकते हैं। आपको हम हमेशा जो अपना जो मार्जिन है वो और एम टू एम जो है उसका ऑब्लिगेशन हमेशा पे करना चाहिए। आपको डब्बा ट्रेडिंग जैसी चीजों से दूर रहना चाहिए। इसके विपरीत अगर हम कोई चीज करते हैं तो वो हमें बेनिफिट नहीं देती है, जैसे कि हमें किसी भी अनरजिस्टर्ड इंटरमीडिएटरी के साथ डील नहीं करना है, हमें ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन्स नहीं करने हैं, जैसे हॉट टिप्स या फिर अलूरिंग जो भी रूमर्स जो मार्केट में बहुत ज़्यादा पैमाने में देखने को मिलती है कि मैं आपको इतने परसेंटेज का अब प्रॉफिट दे दूंगा या ऐसा वैसा, तो आपको इन सारी चीज़ों में नहीं करना है, अपना एक खुद का एनालिसिस करना है और एक अपने एक कॉन्शियस से डिसीजंस लेने हैं। तो इसी के साथ आज का जो हमारा वेबिनार है एग्रीडेक्स के ऊपर वो मैं यहीं पे एंड करता हूँ, और अगर हमारे पार्टिसिपेंट्स के कोई प्रश्न है तो वो हमें चैट बॉक्स में लिखकर हमारे साथ शेयर करते हैं, तो हम उसका पूरा पूरा आंसर देंगे। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ हमारे पार्टिसिपेंट्स को ज़्यादा कोई सवाल नहीं है, तो मैं यही आशा करता हूँ कि आज का जो हमारा सेशन रहा होगा वो काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। और मैं यही
कामना करता हूँ कि आप हमेशा एनसीडीएक्स के साथ हमेशा ऐसे ही जुड़े रहेंगे, और एनसीडीएक्स हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए और आप सभी के लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव से जो सेशंस हैं वो क्रिएट करता रहता है आईपी के माध्यम से। तो आप हमेशा इन सेशंस को अटेंड करें, अपनी कमोडिटीज का नॉलेज बढ़ाएं, और यदि आपको कोई भी डिफिकल्टी आती है तो आप हमें ask@ncds.com के ऊपर लिख सकते हैं। इसी के साथ मैं आज आपका धन्यवाद देता हूँ, और आपसे अलविदा लेता हूँ। थैंक यू।